नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, एक बात होती है, अ, अंग्रेजी में एक शब्दावली है, हिंदी में या मराठी में हम जिसको कहावत कहते हैं, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मतलब ये है कि इंसान जो होता है वो अपने दिमाग से सोचकर कुछ प्लानिंग करता है, कुछ तय करता है। अच्छी हो या बुरी बात हो, षड्यंत्र हो या अच्छा कोई प्लान हो, प्रोग्राम हो, लेकिन इंसान अपने दिमाग से कुछ बातें तय करता है। उसका जो अनुभव होता है, उसकी जो सोच होती है, या उसको जो कुछ करना है, इसके लिए इंसान सोचकर एक प्लान बनाता है, लेकिन वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यानी भगवान जो है वो आपने किया हुआ प्लान जो है, जो तैयारियां की है, जो कुछ करना है आपको, वो आप भगवान बिगाड़ देता है या नियति बिगाड़ देती है। अब इसमें अच्छी हो या बुरी हो, हम तो भगवान के नाम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि हम ठीक ढंग से अगर प्लान करें तो सक्सेसफुल भी हो जाता है। अगर हमारी प्लानिंग गलत है, हमारी दिशा गलत है, हमारी सोच गलत है, तो भी हमने जो कुछ तय किया है, योजना बनाई है, वो फंस जाती है, बिगड़ जाती है। तो उसमें भगवान का या गॉड का कसूर क्या है? लेकिन हम ठिकरा गॉड के नाम पर फोड़ते हैं। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा गलत ही सोचते हैं और गलत ही प्लानिंग करते हैं, गलत योजना बनाते हैं और फंस जाते हैं और ठिकरा फोड़ते हैं दूसरे के नाम पर या गॉड के, देव भगवान के नाम पर। राहुल गांधी ऐसे इंसान है जो ढंग से सोच नहीं सकते और जो कुछ करते हैं वो उल्टा उन पर ही बुमरैंग बनकर आता है। बुमरैंग आप जानते होंगे कि अफ्रीका में कोई एक हथियार मानते कि फेंका तो वो घूमकर आपकी तरफ वापस आता है। तो राहुल गांधी की हर योजना, हर प्लान ऐसा होता है कि वो उनको भी फंसा देता है और कांग्रेस पार्टी को फंसा देता है। कभी कभी उनके साथ जो मित्र दल होते हैं उनको भी फंसा देता है। तो राहुल की इस प्लानिंग का अनुभव बहुत सारे मित्र दलों ने, कांग्रेस पार्टी वालों ने लिया है। अभी अभी बिहार में तेजस्वी यादव ने लिया है। बेचारे ने पिछले 5 साल से चुनाव जीतने के लिए तैयारी की थी, पार्टी का संगठन बनाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए गठबंधन का नाम लेकर आ गए, उनको साथ लेना पड़ा और खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस की नैया डुबोई और उसके साथ साथ तेजस्वी की नैया भी डुबोई। मैं इसलिए अब बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 3 चुनाव में बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। आपको याद होगा तो 2015 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे और आखिर में लोकसभा 2014 में नुकसान होने के बाद उनको लालू के साथ शरण जाना पड़ा और लालू के साथ जब उन्होंने गठबंधन बनाया, कांग्रेस को भी साथ में लिया, तो 112 एमएलए जिस पार्टी के जेडीयू की थे उसमें से भी 12 सीटें नीतीश ने कम लड़ाई और जिसकी 23 सीटें थी आरजेडी की, उसको 6 सीटें दे दी। और कांग्रेस की तो 3 या 4 एमएलए थे, उनको भी 40 सीटें दे दी और कांग्रेस का भी भला हो गया और तेजस्वी का और आरजेडी का भला हो गया। आरजेडी 1 नंबर की पार्टी बन गई। और जो पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था 2010 में, और उसी चुनाव में नीतीश यादव और उनकी जेडीयू बिहार में 1 नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन अहंकार इतनी बड़ी चीज होती है कि जो आपको सही सोच नहीं देती, ना सही तरीके से सोचने देती है। इसलिए
जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो बहुत सारे सालों से 10-15 सालों से जिस एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे, उन्होंने एनडीए छोड़ने का तय किया और लोकसभा में खुद की ताकत पर लड़ने गए। बीजेपी का या मोदी का तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का बड़ा भारी नुकसान हो गया। जिनके कुछ 20 एमपी थे लोकसभा में, नीतीश कुमार के 2009 में 9 एमपी चुनकर 20 एमपी चुनकर आए थे। 2014 में वो संख्या सिर्फ 4 तक लुढ़क गई और बीजेपी 22 एमपी चुनकर लाई मोदी के नेतृत्व में। तो नीतीश की लोकप्रियता बिहार में कितनी है, उसका एक्सपेरिमेंट 2014 में हो चुका था। लेकिन अहंकार ऐसी चीज होती है कि गलती स्वीकारो और गलती दुरुस्त करो, ये नीतीश कर नहीं पाए और आखिर में मोदी को सबक सिखाने के लिए वो लालू के साथ चले गए। और इसलिए जहां लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 2009 के चुनाव में और 2010 के चुनाव में मानो सुपड़ा साफ हो गया था, उसको नीतीश के अहंकार के कारण जीवन दान मिल गया, कांग्रेस को जीवन दान मिल गया और विधानसभा में सबसे बड़ी मुझे लगता है 80-81 एमएलए चुनकर आए आरजेडी के, और नीतीश के कुछ 70 वगैरह आ गए, कम हो गए। नीतीश 2 नंबर पार्टी बन गई। जहां बीजेपी 2 नंबर और नीतीश 1 नंबर थे, तो बीजेपी तो 3 नंबर पर चली गई, जेडीयू 2 नंबर पर आ गई और आरजेडी 1 नंबर हो गई। वो 2015 के बाद 2020 में भी वही हुआ। और आज राहुल के साथ जाते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी फिर से 3 नंबर पर आ गई। यानी 2009 की जो हालत, 2010 की जो हालत थी, उस पर तेजस्वी आ गए। इसका एक ही कारण है, राहुल गांधी, जो ढंग से सोच नहीं सकते, सही बात सोच नहीं सकते, ना कि सही तरीके से सोच सकते। और इसलिए मानो पार्टी को उन्होंने अपने डुबोया। 2004 में राहुल गांधी पहली बार लोकसभा पर चुनकर आए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मां ने तय किया कि अगले इसके आगे कांग्रेस का नेतृत्व तो राहुल गांधी करेंगे। और कांग्रेस का नेता बनते बनते 2014 साल आ गया और तब नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पर आ गए और राहुल गांधी उनकी टक्कर में खड़े भी नहीं रह सकते, सोचना तो दूर की बात है। और ऐसे राहुल गांधी कांग्रेस को जितना पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं, उतना ही और मारते जा रहे हैं। राहुल गांधी के अभी कहा जाता है कि राहुल गांधी कम से कम 90 से ज्यादा चुनाव हारे हैं। यानी कि राहुल गांधी 90 चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बनने के बाद जो 90 से ज्यादा चुनाव हो गए, उसमें से 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। उसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा या अलग अलग विधानसभा का चुनाव होगा, लगातार राहुल गांधी हारते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को तो गांधी परिवार के बिना कोई लीडर चलता नहीं। और आज अगर राहुल गांधी कांग्रेस परिवार के वारिस है, तो उनके नीचे कांग्रेस बर्बाद हो गई तो भी परवाह नहीं, लेकिन नेता तो गांधी परिवार से चाहिए और इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस का सत्यानाश करते जा रहे हैं। अब दूसरी बात अहंकार की आती है। जो पार्टियां खुद को लिबरल और सेक्युलर मानती है और इसलिए हिंदुत्ववादी बीजेपी के साथ पंगा लेना चाहती है, वो तो अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में बीजेपी से लड़ सकती है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर ये क्षेत्रीय पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां मोदी से लड़ नहीं सकती, बीजेपी से लड़ नहीं सकती। इसके लिए जो मोदी के और बीजेपी के खिलाफ बिगर बीजेपी गठबंधन बनता है, उसमें इन क्षेत्रीय पार्टी को जाना पड़ता है और वहां नेशनल पार्टी एक ही है जिसका नाम कांग्रेस। तो उस गठबंधन का नेतृत्व अपने आप कांग्रेस के पास आता है और अगर कांग्रेस के पास आ गया तो कांग्रेस वो नेतृत्व उठाकर लीडरशिप
राहुल गांधी को सौंप देती है। तो होता ही ये है कि आप चाहो न चाहो, तेजस्वी चाहे न चाहे, अखिलेश चाहे न चाहे, या और कोई चाहे न चाहे, आप अगर कांग्रेस के साथ जाओगे तो आपका पार्टी का नेतृत्व अल्टीमेटली गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के पास जाएगा। और जो जो चुनाव गठबंधन करके लड़ोगे तो कांग्रेस का तो नुकसान राहुल गांधी करेंगे, लेकिन आपका भी नुकसान करेंगे। तो बिल्कुल बिहार चुनाव के 3 महीने पहले राहुल गांधी ने अचानक ये वोट चोरी का मामला मुद्दा उठाया, जो मुद्दा है ही नहीं। कभी भी चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई भी गलतियां नहीं है। सर बहुत सारे, मुझे याद है 2000 से पहले 99-98 के जो चुनाव हुए थे, उस वक्त अनुपम खेर जैसा एक लोकप्रिय अभिनेता भी मुंबई में टीवी चैनल के कैमरे का सामने आकर बोला था कि अरे मेरा नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो गया। तो वोटर लिस्ट से नाम गायब होना या 2-3 बार एक ही नाम, एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग इलाके में होना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि अरे बाप रे, यानी बच्चे जैसी ये बात है। आपके घर में, आपके परिवार में आपने बच्चे देखे होंगे, 2-3 साल के बच्चे होते और आप उनको आंगनवाड़ी या केजी में डालते हैं, तो बच्चा जब पहले कुछ पढ़ के आता है, सीख कर आता है, स्कूल में होता है, तो वो आके अपने माँ बाप को पहले ज्ञान देना शुरू कर देता है। 3-4 साल का बच्चा अपने माँ बाप को ज्ञान देना शुरू करता है परिवार में आकर, क्योंकि उसको लगता है कि पहला ज्ञानी तो मैं ही हूं। राहुल गांधी का थिंकिंग और सोच बिल्कुल वैसी है। राहुल गांधी को जो बात पहली बार पता चलती है, वो दुनिया को 200 साल पहले से भी मालूम होगी। फिर भी राहुल गांधी इस ढंग से उसको मुद्दा बनाएंगे कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। आज तक वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, ये नई बात नहीं है। और जब जब उसकी रिवीजन होती है, सुधारना होती है, उसके बावजूद भी कुछ गलतियां रह जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने उसको वोट चोरी का नाम देकर एक मुद्दा बनाया। ये एक बात भूल जाते हैं कि आप कोई ऑर्डिनरी लोगों से नहीं लड़ रहे हो, आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हो। और नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात में हर तरीके से परेशान किया हुआ चीफ मिनिस्टर है। वो कानून का बारीकी से अभ्यास करता है, व्यवस्था का बारीकी से अभ्यास करता है, और आपका जो आरोप है वो आपके थोबड़े पर उल्टा मार देता है। तो इसलिए वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी लेकर आए, उस पर जवाब करने के लिए एसआईआर, स्पेशल रिव्यू जो कुछ है, स्पेशल रिवीजन चल रही है वोटर लिस्ट की, इंटेंसिव बारीकी से देखा जा रहा है। और उसमें जो बोगस वोटर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनके नाम उसमें है, वो अपने आप सामने आने लगे। अगर चूहे के बिल में आप मिर्ची की धुरी लगा देते हो, थोड़े जलाकर मिर्ची अगर चूहे के बिल में डाल देते हो, तो 3-4 जगह से जहां से बिल के निकलने का रास्ता है वहां से चूहे भागने लगते हैं। बिल्कुल उसी ढंग से देश भर फैले हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए ये एसआईआर का नाम आने के बाद चूहे जैसे अपने बिल से निकलकर भागने लगे हैं। और हजारों हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल और असम के बॉर्डर पर, बांग्लादेश असम की बॉर्डर, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर हजारों हजारों संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए थे। वो पर वापस अपने देश जाने के लिए इकट्ठा हो गए। ये हजारों हजारों की संख्या आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, और राहुल गांधी की वोट चोरी की नैया इन्हीं भगोड़े घुसपैठियों ने डुबा दिए। क्योंकि अब तो साफ हो गया कि आप जिसको नाम काटा जा रहा है, नाम काटा जा रहा है,
मुस्लिमों के नाम काटे जा रहे, बोल रहे वो मुस्लिम भारतीय मुस्लिम नहीं है, ये रोहिंग्या मुस्लिम है, या लाकर बसाए गए अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए सेक्युलर पार्टियों ने, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, ऐसे जो आम आदमी पार्टी हो, ऐसे खुद को सेक्युलर मानने वाली और बोलने वाली पार्टियां हैं, उन्होंने इन घुसपैठियों को झूठे आधार कार्ड दिए, झूठे वोटर कार्ड दिए, जिनके माँ बाप दादा नाना किसी का पता नहीं है। वो जब इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया हर लिस्ट का, तब इनको पता चला कि अब गड़बड़ होगी, और नेता लोग उस पर कोर्ट में गए। लेकिन बेचारे जो घुसपैठी है बांग्लादेशी या रोहिंग्या, वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक रूल सामने आ गया कि अगर घुसपैठी है तो उनको तो बाद में वापस भेजा जाएगा, लेकिन इन पर 5-5 लाख रुपए का दंड वसूल किया जाएगा, फाइन वसूल किया जाएगा, और 7-7 साल की उनको जेल हो सकती है। ये सुनकर अलग अलग बस्तियों में, देश के अलग अलग राज्यों में छुपे हुए, बिल में बैठे हुए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, उनका भागना शुरू हो गया, भगदड़ शुरू हो गई। जो लोग सीए और एनआरसी के बाद शाहीन बाग आंदोलन करने को बैठ गए थे और बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना शाहीन बाग क्या बोल रहे थे, कागज नहीं दिखाएंगे, याद है ना, वही भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई, कागज दिखाओ मत, जेल में जाकर बैठो। तो ये जो भगदड़ शुरू हो गई, उससे राहुल गांधी का वोट चोरी का एजेंडा, उन्होंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह दिया था, वो पूरा का पूरा एजेंडा ऐसे भगोड़े घुसपैठियों ने डुबा दिया है, डुबा दिया है। और कोर्ट तो सुनवाई करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि सुनवाई करने वाले जो वकील है, उनको भी कोर्ट ने बोल दिया कि तुम तो लाखों लाखों नाम काटने की बात कर रहे हो, जो जिंदा है, ओरिजिनल भारतीय है, ऐसे 15 लोग जिनके नाम काटे गए लेकर हाजिर करो, नहीं हाजिर कर पाए। तो राहुल गांधी का जो एजेंडा था, वो ये भगोड़े जो घुसपैठी है, उन्होंने डुबा दिया है। जो बांग्लादेश की बॉर्डर पर जाकर अपने मातृभूमि जाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, कानून से, एसआईआर से छुटकारा पाने के लिए भाग रहे, उन्होंने राहुल गांधी का एजेंडा डुबा दिया है। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।